तो बेटा अब अपन इसमें बात कर लेते हैं अपने स्टेज 2 की। स्टेज 2 से रिलेटेड क्या बोल रहा है क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं। बेटा वही सेम पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे, बस अब लॉजिक आपको, कॉन्सेप्ट आपको सारे पता लग गए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बेटा स्टेज 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है देखते चलिएगा। स्टेज 2 में क्वेश्चन 1 एक रिएक्शन की बात कर रहा है। क्या रिएक्शन बोल रहा है देखिए, Al H2O का 6 + 3 प्लस HCO3 माइनस, ये आपका चेंज हो रहा है। Al H2O का 5 OH + 2 प्लस H2CO3, यही बोला है बेटा। डन। यहाँ पे बेटा मैं बात करूं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। आपको ये 4 दिए हुए हैं। आपको पूछ रहा है स्पीशीज बिहेविंग एज ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। बेटा ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड जो होते हैं वो H+ डोनर का काम करते हैं। तो यहाँ से अपन ऑप्शंस में देखते हैं कि ABCD में बात कर रहा है कि कौन सा ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड है जो H+ डोनेट करे। तो बेटा इसकी अपन बात करें, A अपना आगे जाके बेटा यहाँ पे 6H2O था, यहाँ 5H2O रह गया, तो मतलब एक H2O का मतलब H+ OH माइनस, तो OH तो है H+ नहीं है, मतलब इसने H+ डोनेट किया है। तो एक तो ये होगा हमारा ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। सबको देख लेते हैं। इधर बेटा HCO3 माइनस है, ये H2CO3 इसने तो एक्सेप्ट किया है, तो ये तो बेटा ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड नहीं है, ये तो ब्रोंस्टेड लॉरी बेस है। और हमसे पूछ क्या रहा है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। बेटा इधर आ गए, इधर बात की, तो बेटा इधर देखते हैं अपन इसके लिए। बेटा ये यहाँ से यदि यहाँ जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो बेटा इसने H+ एक्सेप्ट किया है, तो ये भी ब्रोंस्टेड लॉरी बेस है, ये भी नहीं होगा। बेटा इसकी बात करें, ये यहाँ से यहाँ जाता है तो H+ डोनेट करता है, तो ये भी आपका ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड है, तो ये भी बेटा आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अपन बात करें ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, तो A और D जो है आपके, वो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, वो आपके हो जाएंगे ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 1 में बेटा A और D जो है वो आपके ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड हैं, मतलब A और D आपका करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन 2 बोल रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्फीप्रोटिक स्पीशीज आर। बेटा एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होता है, पहली बात तो वो बेटा ध्यान रखिएगा। हमसे बात कर रहा है एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। तो बेटा एम्फीप्रोटिक स्पीशीज वो होते हैं जो बेटा H+ डोनेट भी कर सकते हैं और H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। दोनों की तरह जो काम करे, H+ डोनर और H+ एक्सेप्टर, उनको एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बोलते हैं। और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बात कर लेता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का मतलब जो H+ डोनेट भी कर सकता है और H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसे हम एम्फीप्रोटिक स्पीशीज कॉल करते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। इज इट ओके? तो बेटा आपको यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है H2PO2 माइनस, फिर दे रखा है H2PO3 -2, फिर दे रखा है H2PO3 माइनस, CS3CO2 माइनस, HPO4 -2, यही दे रखे हैं। और आपसे पूछा है एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, मतलब इन पांचों में कौन H+ डोनेट और एक्सेप्ट दोनों काम करेगा, वो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज होगा। एक एक को आपको बेटा इसको चेक करना पड़ेगा। बेटा इसको चेक करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बेटा ये चीज काम में आ रही है। बेटा आपके पास
3 एसिड आपको ध्यान रखने हैं जो बेटा यहाँ पे काम में आ रहे हैं। एक तो बेटा याद रखिएगा S3PO4, S3PO3, S3PO2। बेटा इनकी बेसिसिटी की बात करूं, जिसे अपन एन फैक्टर भी बोल दें, वो यहाँ पे बेटा होता है 3, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 1। ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये तीनों H प्लस डोनेट कर सकता है, ये बेटा 2 कर सकता है, 1 नहीं करेगा, ये केवल 1 कर सकता है। बेटा हमारे को दिया H2PO2 माइनस, इसकी बात कर रहे हैं। बेटा ये एक H प्लस डोनेट कर सकता है जो कर चुका है, इसके बाद ये H प्लस डोनेट नहीं कर सकता, और हम एम्फीप्रोटिक वो बोलते हैं जो डोनेट और एक्सेप्ट दोनों करे। तो डोनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये अपना एम्फीप्रोटिक नहीं होगा। सही बात है बेटा। फिर H2PO3 माइनस 2 की बात करूं तो बेटा PO3 की जब बात करते हैं तो 2 दे सकता है, 2 दे सकता है बेटा। यहाँ पे बेटा अपन बात करें, ये जैसे एक और देगा तो HPO3, भाई S3PO3 की बात कर रहे हैं बेटा, जब ये एक H प्लस दे देगा तो बचेगा H2PO3 माइनस, ना कि H2PO3 माइनस 2, तो ये गलत है। समझ गए भाई, जब ये S3PO3 एक डोनेट कर देगा तो क्या आना चाहिए H2PO3 माइनस, जबकि यहाँ पे माइनस 2 दे रखा है, इस कारण गलत है बेटा। यहाँ पे बात की, अब ये सही है, जब ये एक डोनेट कर देगा तो H2PO3 माइनस, सही बात है, और एक्सेप्ट करेगा तो S3PO3, तो ये डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर सकता है, तो ये आपका बेटा करेक्ट है। डन बेटा। इसकी बात करें CS3CO2 माइनस, तो बेटा ये एक्सेप्ट तो कर सकता है, CS3COH बन जाएगा, लेकिन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि CS3COH मोनो बेसिक एसिड होता है, केवल ये एक H दे सकता है, ये H डोनेट नहीं हो सकते, तो ये भी रॉन्ग। डन बेटा। इधर बात करें HPO4 माइनस 2, तो बेटा ये 2 दे चुका है तो HPO4 माइनस 2 बनेगा। तो बेटा ये वाला भी दे सकता है, क्योंकि तीनों H डोनेट कर सकता है, तो डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, चार्ज भी सही है इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी बेटा एम्फीप्रोटिक स्पीशीज की तरह काम करेगा। तो अब आपके बेटा ऑप्शंस देख लीजिए किसकी बात कर रहा है। तो बेटा स्टेज 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अकॉर्डिंग 3rd और 5th आपके एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है, मतलब ऑप्शन 3 बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। चलूं आगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, एक बार थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन 3 बोल रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर। पहले बोला HClO4 HBr, बेटा दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा बोला HClO4 HNO3, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तीसरा बोला H2SO4 HNO3, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड जब दे रखे हैं, उनकी हमारे को Ka की वैल्यू या और कुछ डेटा गिवन नहीं है, तो बेटा अपन फिर इनको कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, या तो हमारे को Ka वगैरह कुछ ऐसी वैल्यू दे जिससे कैलकुलेट कर सके। तो बेटा अपने पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब अपन इन तीनों के लिए कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। 1 2 3 एक बार देख लेते हैं। देखें स्टेज 2 का क्वेश्चन 3 का 4th ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद बेटा अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 फिर से बेटा वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा स्टेज 1 में भी हमने देखा था, कि जब एसिड में एसिड मिला दें या बेस में बेस मिला दें, उनसे रिलेटेड बात कर रहा है। तो क्वेश्चन 4 में बोला है 100 ml 1 m HCl, और फिर बोला है 50 ml 2 m HCl। इनकी बात की है बेटा आपसे, और इनको जब मिक्स कर रहा है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, मतलब बेटा H+ की पूछी है। H3O+ का मतलब होता है वाटर में H+, तो कुल मिला के बात तो H+ की कर रहा है ना। तो बेटा जब एसिड में एसिड मिलाते हैं तो फॉर्मूला लगता है N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N। ये आपका बेटा रिजल्टेंट सोल्यूशन होता है। बेटा यहाँ पे अपन यदि वैल्यूज की बात करें तो दोनों मोनोबेसिक एसिड है, तो दोनों के लिए N फैक्टर 1 होगा। तो बेटा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकता हूँ इधर, बेटा ये कितना आ जाएगा, और किसी को भी कर लो, बड़ा छोटा कोई नहीं है, क्योंकि बेटा प्लस लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैंने बोला 1 × 100 ml, ml में ही चलने दो क्योंकि नीचे भी ml में ले लेंगे, 50 × 2 अपॉन 100 + 50। बेटा यहाँ से नॉर्मलिटी की बात करें, 100 और 100 कितना आएगा 200 अपॉन 150,
रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या आएगा, H+Ion। बेटा यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बेटा 5 4 जा 20, ये 5 3 जा 15 आ गया, तो H+Ion कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या आ गया बेटा, 4/3 आ गया। यहाँ से बेटा मैं pH निकालूं तो माइनस लॉग H+Ion कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग 4/3। बेटा इसके लिए आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हो। पूछा क्या है बेटा आपसे, बेटा H+Ion कॉन्सेंट्रेशन ही पूछा है, pH निकालनी नहीं है, परेशानी नहीं होना, काम आसान हो गया। आपसे बेटा केवल H+Ion कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो बेटा यहाँ से H+Ion कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, 4/3। 4/3 का मतलब 1.33 m। m का मतलब मोलरिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 4 का बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 1.33 m। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 आपको क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 बेटा आपको बोलता है, देखिएगा क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ए प्रोटोइक सॉल्वेंट आउट ऑफ वाटर, बेंजीन, ट्राईमेथिल एमीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बेटा आपको क्या क्या दिया है, एक तो आपको दिया है वाटर, एक आपको दिया है बेंजीन, फिर आपको दिया है ट्राईमेथिल एमीन, ट्राईमेथिल एमीन का मतलब ये हो गया, फिर आपको दिया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ये आपको 4 दिए हैं और पूछा है ए प्रोटोइक सॉल्वेंट कौन सा है। तो बेटा ए प्रोटोइक सॉल्वेंट के लिए याद रखना, जो H+ डोनेट भी नहीं कर सकता और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, मतलब नाइदर डोनेट H+ नॉर एक्सेप्ट H+। तो अपन ने बेटा क्या बोला, अपन से पूछा है अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो बेटा अप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए याद रखना क्या बोलेंगे बेटा, अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट H+Ion। समझ में आ गई बात। जो डोनेट और एक्सेप्ट दोनों नहीं कर सकता H+Ion, उन्हें अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। अब बेटा यहां पे आपको चेक करना है, क्वेश्चन क्या बोला है, सेलेक्ट अप्रोटिक सॉल्वेंट आउट ऑफ 1 2 3 4। तो बेटा कौन कौन से आपके अप्रोटिक सॉल्वेंट हैं, तो बेटा यहां से आप देखिएगा, बेटा वाटर आपका H+ एक्सेप्ट कर सकता है, वाटर का मतलब H2O है, बेंजीन का मतलब C6H6 है, ये आपका है, ये आपका है, तो बेटा ये तो एक्सेप्ट कर सकता है H3O+ बना लेगा, और डोनेट भी कर सकता है OH-, तो बेटा ये आपका अप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। बेटा ये अपन बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए, डोनेट भी कर सकता है एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये भी नहीं है। बेटा बेंजीन आपका ना तो डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, CCl4 आपका ना डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, तो बेटा सेकंड और फोर्थ के लिए बात करेंगे, सेकंड और फोर्थ जो है आपके, वो आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, मतलब ये ना तो डोनेट करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे। तो फिफ्थ का आपका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जो अपना वाटर और बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आपका बेटा क्या है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है। किस तरीके से है इनकी सबकी बात बेटा मैं आपसे कर चुका हूं। इसके बाद में बेटा ये दोनों क्वेश्चंस, एक तो ये वाला क्वेश्चन 2 और एक क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन के ऊपर है, और मैंने आपको एक एक इसकी चीज खोल के बता दी है कि क्या बोल रहा है डेफिनेशन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 6 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 6 आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिली इक्वलेंट ऑफ BaOH ट्वाइस, इक्वलेंट नहीं पूछा, मिली इक्वलेंट पूछा है, प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन टू हैव pH 13। हमको BaOH के ट्वाइस की बात की है, 100 ml सोल्यूशन की बात की है, pH इसका अपन को 13 यही दिया है, 100 ml है, pH 13 दिया है। इसके मिली इक्वलेंट पूछे हैं, तो बेटा इसका pH अपन को 13 दिया है, तो इसका POH कितना हो जाएगा, 14 में से 13 माइनस कर लेंगे 1, तो इसका OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1। बेटा ये OH माइनस आयन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, इस चीज का ध्यान रखें। तो बेटा यहां से हमको पता लग गया, इधर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आएगी, 2C के इक्वल आएगी। ये किसके इक्वल आएगी, 2C के। अल्फा 1 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। 2C क्यों लगाया बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 OH माइनस आएंगे, तो यहां से बेटा C जो आएगी वो एक टाइप की मोलरिटी है, वो कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻1/2।
समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। अब बेटा यहाँ पे ये अपन को पता लग गया, C का मतलब मोलरिटी है, यहाँ से मैं मोल निकालूं तो मोल क्या होता है बेटा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी आपको पता लग गई 10⁻⁻⁴/2। वॉल्यूम आपको 100 ml दिया है तो 100 लीटर में चेंज करना है, अपॉन में 1000 कर दो। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 गए, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 10 ऊपर गया, 10⁻⁻2/2 आ गया। तो ये आपके पास मोल आ गए। अब आपको बेटा निकालना क्या है? इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, थोड़ा सा इस चीज का अपन लोगों को देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है। तो बेटा मैं इक्विवेलेंट की बात करूं, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा बेटा, देख लीजिएगा क्या होगा, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल कितने दिए हैं? 10⁻⁻2/2 इंटू एन फैक्टर। BaOH के ट्वाइस के लिए बेटा आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका जो एन फैक्टर होगा बेटा वो कितना होता है? 2 होता है। समझ में आ गई बात? कितना होता है? 2 होता है। तो बेटा यहाँ पे 2 से 2 हट जाएगा बेटा, ये इक्विवेलेंट आए। अब मुझे बेटा मिली इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो मिली के लिए बेटा मैं क्या करूं, थोड़ा सा समझना। मिली के लिए बेटा ये तो दे ही रखा है, मिली के लिए करना है मेरे को, तो इधर से ये भी कर दो, ये भी कर दो। 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो मिली इक्विवेलेंट की बात हो गई। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व किया तो 10⁻⁻2/10⁻³ मिली इक्विवेलेंट। 10⁻³ की क्या बना देता है? मिली इक्विवेलेंट की बात कर लेता है। तो बेटा यहाँ से अपन ने सॉल्व किया तो ये कितना आएगा? 10 मिली इक्विवेलेंट। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन आपसे करवा रहा था, उसका आपको बेटा ध्यान देना पड़ेगा। तो हमको पहले जो pH दी उससे POH निकाली, उससे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बोली, वो 2C के इक्वल आएगी। ये बेटा आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 OH की बात कर रहा है, इस चीज का बेटा आपको पता होना चाहिए। कितने OH की बात कर रहा है? 2 OH की बात कर रहा है। तो यहां से बेटा पहले आपने वो कैलकुलेट किया, उसके बाद में आपने मोलरिटी से मोल निकाले, और मोल इंटू एन फैक्टर आपका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। वहां से आपने मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया। बेटा क्वेश्चन 7 बोल रहा है विच हैज मैक्सिमम pH। मैक्सिमम pH की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। कौन कौन से ऑप्शन अपन को दे रखे हैं बेटा, इसकी बात कर लेते हैं। 0.01 m H2SO4, 0.01 m HCl, 0.01 m CaOH का ट्वाइस, 0.01 m NaOH। इन 4 के लिए बेटा अपन बात कर रहे हैं विच हैज मैक्सिमम pH, मतलब इन चारों में से किसकी pH ज्यादा है। तो बेटा जनरली हम बात करते हैं एसिड की pH 7 से कम होती है और बेस की pH 7 से ज्यादा होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे बेटा अपन से पूछा है किसकी pH ज्यादा है और किसकी pH कम है, इसको कंपेयर करवा रहा है। तो बेटा हमको पूछा है 7 से ज्यादा pH या मैक्सिमम pH। तो बेटा एसिड की pH तो कम होती है, ये तो हटा दो बेटा। ये दोनों ही बेस है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे NaOH आएगा और यहाँ पे CaOH का ट्वाइस आएगा। बेटा इन दोनों में भी इसकी pH ज्यादा आएगी इसके कंपैरेटिवली। रीजन यहाँ पे 2 OH है, तो OH माइनस जितने ज्यादा होंगे तो बेटा OH माइनस ज्यादा होंगे तो POH कम होगी, pH ज्यादा आएगी, क्योंकि ये रिवर्स चलता है। ये मैं आपको समझा के आया हूँ, सही बात है। तो इसलिए बेटा अपना आंसर 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पे pH CaOH के ट्वाइस की ज्यादा आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा OH माइनस उतनी ज्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, और OH माइनस ज्यादा है तो POH कम है, और POH कम है तो pH ज्यादा है। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 7 का बेटा आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो बेटा आगे। इसके बाद बेटा अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है देखिएगा। ए वीक मोनो एसिडिक बेस की बात की है जिसकी pH 10 है। बेटा बेस की बात की है, pH 10 है तो POH आप निकाल सकते हो, क्योंकि बेस की बात कर रहा है वीक बेस की। pH 10 बोली है तो आप POH इजीली बोल सकते हो 4 आएगी। कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.01 m। द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ बेस। बेटा वीक बेस बोले या वीक एसिड बोले, जो दोनों मोनोबेसिक या मोनो एसिडिक की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे अपन को
परसेंटेज आयोनाइजेशन पूछा है तो बेटा OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां से मैं कितनी लिख सकता हूं 10⁻⁻⁴ जो C अल्फा के इक्वल होगी। यहां से अल्फा निकालूं तो वो आएगा 10⁻⁻⁴ अपॉन C, 10⁻⁻⁴ अपॉन C की बात करूं कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.01, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ 10⁻⁻2 m, तो यहाँ से 10⁻⁻2 आ गया, तो यहाँ से अल्फा आया आपके पास 10⁻⁻2। परसेंटेज अल्फा की बात करें तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1%। समझ में आ गई बात, ये कितना आ जाएगा 1%। तो क्वेश्चन 8 का आपका 4th ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 1% अपना आंसर रहेगा। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ये अपने पास वही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं कि चाहे एसिड यदि वीक है, मोनोबेसिक एसिड है तो Ka = C∝² होता है, यदि बेस वीक है और मोनो एसिडिक बेस है तो Kb = C∝² होगा। तो यहाँ से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा के इक्वल आएगा। यहाँ से अल्फा आपने निकाल लिया, अल्फा का परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर लिया और अपन ने इसको सॉल्व किया। इतनी बात समझ में आती है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? तो ये बेटा अपने पास जो बात की अपन ने क्वेश्चन 8 की बात की है। इसके बाद बेटा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 9 की। तो क्वेश्चन 9 की बात करूँ, आपको बोल रहा है इन अ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ pH इज 12.3, pH आपको दे दिया है 12.3। समझ में आ गई बात बेटा? और ये बोल रहा है हेंस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बेटा pH दिया है तो डेफिनेटली POH जो आएगी वो 14 माइनस pH आएगी। यहां से यदि मैं आगे इसको सॉल्व करूं तो POH आपका कितना आ जाएगा 14 माइनस 12.3 1.7 आ जाएगा। POH आपका 1.7 आ गया तो POS से मैं ये बोल सकता हूं माइनस लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा POH अपन को पता है 1.7 है, तो यहां से मैं यदि बात करूं तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 10⁻⁻1.7। इसका मतलब या तो ये लिख दो या डायरेक्ट बोल दो एंटीलॉग जो लेना है आपको नेगेटिव का लेना है। और एंटीलॉग जब नेगेटिव का हो तो पॉइंट से इधर पहले वाले को A मान लो, उधर वाले को B मान लो। नेगेटिव में एंटीलॉग का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखें, एंटीलॉग 1 माइनस पॉइंट B जो भी आगे होता वो भी आ जाता इंटू 10⁻⁻A+1। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें थोड़ा सा। तो यहाँ से बेटा मैं बात करूँ तो एंटीलॉग आपका आएगा 1 माइनस पॉइंट B, तो 1 माइनस 0.7 करोगे तो 0.3 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻A+1 -2। अब आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान समझे बेटा 0.3 किस लॉग की वैल्यू है, क्योंकि 0.3 मान लीजिए अपन ने बोला log 2 की वैल्यू है, log 2 की होती है, तो यहाँ log 2 लिखोगे तो log से एंटीलॉग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2। तो बेटा ये अपने पास एक्यूरेट आंसर आया। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻⁻2। कैसे आई वो मैंने आपको बेटा इसमें समझा दिया है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया है। 0.3 दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना है। डन बेटा, कैसे सॉल्व किया हुआ है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो बेटा आगे। तो ये बेटा अपने पास क्वेश्चन 9 है, एंटीलॉग नेगेटिव का कैसे लेते हैं वो सॉल्व करना बेटा मैंने आपको इसमें बता दिया है। इसके बाद बेटा अपन इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 10 बोलता है अ वीक मोनोबेसिक एसिड की बात की है इज 0.01% आयनाइज्ड, 0.01% आयनाइज्ड हो रहा है। बेटा इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मैं इसको ये बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 100। तो बेटा यहां से अपन सॉल्व करें, ये पहले ही है तो 10⁻⁻4 हो गया। सही बात है बेटा, इतना आ गया। तो बेटा पूछा है एसिड की बात कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 1 m दी है, C1 m दी है, तो ये पूछ रहा है इसमें हेंस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज। बेटा पहली बात तो एसिड है तो एसिड की तो आप निकालो H+ आपने निकाला C अल्फा ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग, C ये है अल्फा ये है, तो आपको डायरेक्ट पता लग गया ये इतना आ गया। बेटा H+ दे रखा है तो OH माइनस आप निकाल सकते हो, बिकॉज हमको पता है H+ इंटू OH माइनस जो होता है वो 10⁻⁻14 होता है। तो यहाँ से मैं OH माइनस बोल सकता हूँ कितना 10⁻⁻14 अपॉन H+।
H प्लस कितना है 10⁻⁻4, सॉल्व करोगे 10⁻⁻10 आएगा। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻10 m होगा। अब बेटा आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपको टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है, आपने कैसे 10⁻⁻14 मान लिया? बेटा जब तक नहीं बोला है तो हम जनरली रूम टेम्परेचर कंसिडर करके चलते हैं और हम यहाँ पे 10⁻⁻14 मान लेते हैं। यदि हमको ये नहीं देता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर देता, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन Kw की वैल्यू भी चेंज कर लेते जो भी अपन को डेटा देता है। तो बेटा डेटा के ऊपर बेस्ड है कि क्या मानना है, ये उस पर डिपेंड करेगा, इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 10 के बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है एक बार देखिएगा। आपको बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kw इन 0.01 m एक्वस सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा Kw की वैल्यू फिक्स होती है 1 × 10⁻⁻14 कब? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन इनका कोई रोल नहीं है, ये आपको डायरेक्ट बेटा ध्यान रखना है। ये Kw क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, दैट इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गई बात बेटा? तो क्वेश्चन 11 बेटा आपका हो गया है। इसके बाद बेटा मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 12 बोल रहा है वी हैव एसिडिक बफर ऑफ CH3COONA एंड CH3COOH. One or more of the following operations will not change pH significantly. बेटा हमारे को दिया है CH3COOH प्लस CH3COONA, यही दिया है बेटा। इसकी यदि आप बात करो तो बेटा ये तो आपका वीक एसिड, ये आपका उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। तो बेटा वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, मतलब यहाँ पे बेटा अपन बात कर रहे हैं एसिडिक बफर की। सही बात है क्या बेटा? किसकी बात कर रहे हैं हम? एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं। एसिडिक बफर के लिए बोल रहा है और अपन को पता है बफर की पीएच चेंज नहीं होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है डाइल्यूटिंग द मिक्सचर 10 टाइम्स। आपको पता होना चाहिए बफर की पीएच डाइल्यूशन से चेंज नहीं होती, तो ये बोल रहा है नॉट चेंज, तो इसका मतलब फर्स्ट सही है। सेकंड बोल रहा है एडिंग सम HCl। बेटा ये अपने पास कॉमन आयन इफेक्ट, अपोजिट आयन इफेक्ट पे चला जाएगा, तो उससे चेंज होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होगी इससे। तो बेटा ये नहीं होगा। थर्ड एडिंग सम NaOH, इससे भी चेंज होगी, ये भी नहीं होगा। फोर्थ बोल रहा है एडिंग इक्वल मोल ऑफ CH3COONA एंड CH3COH इन टू द बफर। बेटा इक्वल मोल ऐड करोगे तो भी पीएच चेंज नहीं होगी, क्योंकि लॉग में ऊपर नीचे इक्वल मोल है तो वैसे कैंसिल आउट होंगे, कोई चेंज नहीं होगी। तो बेटा फर्स्ट और फोर्थ से अपनी पीएच बफर की जो बात कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगी। तो इसका बेटा अपना आंसर जो होना चाहिए वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, इन दोनों से अपने जो बफर की पीएच है वो चेंज नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो क्वेश्चन 12 का बेटा आपका क्या आना चाहिए? थर्ड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात? तो बेटा यहाँ पे अपन को इसका समझ में आ गया 12th का। अब बेटा अपन क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बोलता है इसको देखते चलें। क्वेश्चन 13 बोल रहा है बेटा विच बफर सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम पीएच। तो किस वाले बफर की पीएच मैक्सिमम होगी? बेटा एक तो याद रखना बफर की बात कर रहा है। बफर के लिए बेटा मैंने आपको बोला है कि जो पीएच होती है वो एसिडिक बफर की Ka पे डिपेंड करती है और बेसिक बफर की Kb पे डिपेंड करती है, आपको पता होना चाहिए। तो बेटा या तो अपन ऑप्शंस की बात करें तो पहले ऑप्शन में देखो एसिडिक बफर है, दूसरे में एसिडिक बफर है, तीसरे में बेसिक बफर है। तो बेटा ये तो अपन को क्लियर है कि एसिडिक बफर से ज्यादा पीएच तो बेसिक बफर की होगी। अब एसिडिक बफर में भी अपन को कंपेयर करना है तो अपन वैल्यू देखते Ka की, बेसिक बफर में अपन को कंपेयर करना है तो वैल्यू देखते Kb की। लेकिन यहाँ पे तीन ऑप्शन में दो एसिडिक बफर है, एक बेसिक बफर है, तो डायरेक्टली अपन को पता है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बेसिक बफर के लिए पीएच एसिडिक बफर से तो कंपैरेटिवली ज्यादा आएगी। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन 13 का बेटा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट आपको पता लग गया।
क्वेश्चन 14 क्या बोलता है एक बार देखते चलिएगा। क्वेश्चन 14 की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 14 आपको बोल रहा है बेटा, Ag प्लस इन सैचुरेटेड AgCl इन प्रेजेंस ऑफ 1 mKcl। Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपन को पता करनी है, KSP AgCl का दिया हुआ है। तो AgCl का KSP दिया हुआ है तो हमें पता है ब्रेक कैसे होगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इसका KSP मैं बोल सकता हूँ Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। AgCl का KSP दे रखा है 10⁻⁻10। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, KCl दे रखा है 1 m, तो KCl से K प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्लियर है, दोनों की 1 m ही होगी, तो यहां से इसकी आ गई 1 m आ गई। यहां से बेटा Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मैं फाइंड आउट करूं तो वो आएगा 10⁻⁻10 m। समझ में आ गई बात। तो यहां से Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻10 m। तो बेटा क्वेश्चन 14 का आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, 1 × 10⁻⁻10 m, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन सैचुरेटेड AgCl सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात बेटा। क्वेश्चन 14 के बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है एक बार थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन 15 बोलता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखने में इजी लग रहा है लेकिन गलती कहाँ होती है उसकी बात करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ KSP ऑफ Hg2NO3 का ट्वाइस, Hg2NO3 का ट्वाइस, इसका मेरे को बेटा KSP का एक्सप्रेशन लिखना है। बेटा पहली बात तो याद रखना है, यहाँ पे जो Hg दे रखा है Hg डाइमर फॉर्म में होता है, ये याद रखना। क्यों होता है, क्योंकि बेटा Hg प्लस दूसरे Hg प्लस के साथ मिलके जो बनाता है वो Hg2+2 बनाता है, ये इसका डाइमर फॉर्म है और ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है। तो बेटा आप इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हो, आप इसको जब ब्रेक करोगे Hg2NO3 के ट्वाइस को, तो आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे Hg2+2 + 2NO3 माइनस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2Hg नहीं लिखोगे क्योंकि ये डाइमर फॉर्म में आता है, इस चीज का बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा यहां से मैं KSP लिखूं, KSP क्या होता है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। तो KSP मैंने क्या लिख दिया, Hg2+2 की कॉन्सेंट्रेशन, NO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है कोफिशिएंट वो पावर में चला जाएगा, यहां से आपके पास KSP का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दिस वन। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां से KSP आपके पास आ गया है Hg2+2 NO3 माइनस का स्क्वायर। तो क्वेश्चन 15 का बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट था, डाइमर का केस था, किस तरीके से केस लग रहा है ये चीज बेटा मैंने आपको इसमें बता दी है, राइट बेटा। इसके बाद बेटा अपन को बोला है क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा, या तो एक बार बोर्ड रफ कर देते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसके एक्सप्रेशंस अपन को लिखने पड़ेंगे सबके, तभी आपको बेटा कैलकुलेशन आएगी। एक बार इसको रफ कर देता हूं। तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन 16 की बात कर रहे थे अपन स्टेज 2 में, क्या बोलता है एक बार देख लेते हैं। स्टेज 2 में क्वेश्चन 16 बोलता है KSP ऑफ BaSO4
BaSO4 का बेटा अपन को KsP दे रखा है। पहली बात तो BaSO4 को बेटा ब्रेक करोगे और इसके KsP की बात करोगे तो इसका KsP आपके पास आएगा Ba+2 की कॉन्सेंट्रेशन, SO4 -2 की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये आपका AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपको पता लग गया। अब ये बोल रहा है इन विच केस इज BaSO4 विल नॉट प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेटेड नहीं होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन नहीं बनना चाहिए, तो इसका मतलब KIP छोटा होना चाहिए KsP से, तब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ये 3 केस अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि KsP KIP के इक्वल है तो सैचुरेशन में है, KsP ग्रेटर देन है KIP से तो अनसैचुरेटेड है, KsP लेस देन है KIP से मतलब KIP बड़ा है तो सुपर सैचुरेटेड बोल सकते हैं, हाइपर सैचुरेटेड मतलब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बोल रहा प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए तो मतलब KIP KsP से छोटा रहना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये KsP हमको इसका दे रखा है कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻10। अब मेरे को इसका KIP निकालना है, KIP का भी तरीका यही होगा Ba+2 की कॉन्सेंट्रेशन SO4 -2 की कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा बेटा। तो बेटा 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन से बेटा आपको क्या निकालना है, आपको BaSO4 के लिए KIP निकालना है जो KsP से लेस रहेगा तभी बेटा अपन बोलेंगे कि हमारा ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन से बेटा एक बार केवल पावर को ही देख लो तो फर्स्ट ऑप्शन में बेटा Ba के लिए आएगा 4 इंटू 10⁻⁻3, BaCl2 दिया है तो Ba का इतना ही रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। SO4 का आएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 क्योंकि Na2SO4 का दिया इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटा यहाँ से BaSO4 आएगा, लमसम में चेक करूँ तो 10⁻³ और 10⁻⁻4 10⁻⁻7। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो KIP KsP से बड़ा है तो प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें नॉट प्रेसिपिटेटेड की बात की है। सेकंड ऑप्शन बोलता है 100 ml ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻10 4m BaCl2 और 300 ml ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻3m Na2SO4। तो बेटा फिर से अपने को बात करें तो Ba की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4, SO4 की 10⁻⁻3, अगेन 10⁻⁻7 ही आ रहा है बेटा, तो यहाँ भी बेटा KIP बड़ा रहेगा तो यहाँ भी बेटा प्रेसिपिटेट आएगा और हमें नहीं चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड भी देखोगे बेटा तो 10⁻⁸ ऑर्डर का आएगा, वो भी बेटा अभी बड़ा आ रहा है तो यहाँ भी प्रेसिपिटेशन होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है तो आंसर तो क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। समझ लो कैसे बेटा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो Ba के लिए दे रखा 10⁻⁻4, SO4 का हो जाएगा 10⁻⁻8। अपन पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, लमसम में ऑर्डर देख रहा हूं मैं। तो बेटा BaSO4 का KIP किस ऑर्डर का आएगा, 10⁻12 ऑर्डर का आएगा और KsP क्या दे रखा है, 10⁻10 ऑर्डर का दे रखा है। तो अब KsP बड़ा हो गया KIP से, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन और बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगी। तो बेटा ऑप्शन 4 अपना करेक्ट है क्योंकि ऑप्शन 4 में आपका KsP बड़ा रहेगा KIP से, इसका मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोलता है देखिएगा। KsP ऑफ AlOH का थ्राइस इज दिस वन, देन pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज, pH की बात कर रहा है कि इसकी pH फिर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए कितनी होगी। तो बेटा देखिएगा AlOH का थ्राइस ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो याद रखिएगा बेटा ये आपका AB3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। और AB3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो KsP का फॉर्मूला होता है वो होता है, अल्फा नहीं देता है तो 1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 27S4। KsP बेटा अपन को दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻15, 1 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू 27S4। यहां से बेटा मैं S4 निकालना चाह रहा हूं तो वो आएगा कितना आएगा, 1/27 इंटू 10⁻⁻15। बेटा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। बेटा यहां से अपन को इसकी 1/4 पावर निकालनी है, तो बेटा लमसम में कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो।
ये मैथ्स का पार्ट है, ये आप खुद करके देखेंगे। तो बेटा करके देखोगे आप तो बेटा आपके पास आएगा अराउंड 0.77 इंटू 10⁻⁻⁴। अब बेटा यहां से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहूं तो AlOH के थ्राइस को क्या बोल सकता हूं, Al + 3 OH माइनस। तो यहां से बेटा अपन बात करें तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आएगी, 3s, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए 3s आई। S अपन को पता है 0.77 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया। तो OH माइनस आ गया बेटा, इससे आप लोग क्या निकाल लोगे, POH निकालोगे, और बेटा वो POH अराउंड आपके पास आएगी 3.6 के लमसम में आएगी। तो POH निकालोगे तो माइनस लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन वो 3.6 के लमसम में आ रही है। तो बेटा pH क्या आ जाएगी, 14 माइनस POH, 14 माइनस 3.6 कर लो, तो 14 माइनस 3.6 करोगे तो बेटा ये आपके पास आएगा 10.4। तो बेटा कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तरीका वैसा ही चलेगा। पहले टाइप देखा AB3 टाइप है, इसके लिए KSP का S के साथ रिलेशन 27s4 है। यहां से आपने S को कैलकुलेट कर लिया है, यहां से OH माइनस आयन कितने हैं, 3s के इक्वल है, S आपको पता है। यहां से POH निकाल ली, POH से pH निकालना है तो 14 में से माइनस कर लिया। तो ऐसे करके आपके पास इसके लिए pH का फॉर्मूला आ जाएगा कि pH का फॉर्मूला क्या होगा। डन बेटा। क्वेश्चन 17 के बाद में क्वेश्चन 18 की बात करें। बेटा इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, घबराए नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो बेटा मोस्टली, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे आपके पास ऐसी कुछ इसकी वैल्यू ब्रैकेट में सॉल्व करके दे देता है जिससे इजीली सॉल्व यूज कर सके, क्योंकि वो आपको वहां पे बेटा कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा, वो आपको लॉजिक चेक करना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात बेटा। चलूं आगे। तो बेटा इसके बाद में अपन क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। आपको बोला है pH ऑफ 0.01 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 3 टाइप के हमारे को सॉल्यूशन दिए हैं, NaX, NaY, NaZ। डन। तीनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इनकी pH बता रखी है, कितनी कितनी है देखिएगा। pH बेटा बता रखी है, इसकी 8, इसकी 9, इसकी 10। देन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। बेटा पहली बात तो हमारे को यहाँ से ये समझ में आ गया कि बेटा ये जो हमारे को दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं आपको, बेटा आपको बेस दे रखे हैं, क्योंकि Na की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे बेस की बात कर रहा है, और उनके बेस के लिए pH दे रखा है। तो बेटा बेस के लिए pH दे रखा है तो अपन को एक चीज समझ में आ गई, जिस बेस की pH ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, सही बात है ना। जिस बेस की pH ज्यादा वो ज्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, तो ज्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, NaZ की। ठीक है, तो जिसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है उसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम, तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम। इससे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर NaY की होगी और इससे ज्यादा NaX की होगी। दोबारा सुन लो फंडा क्या बोला, ये किसका ऑर्डर बताया अपन ने, एसिडिक ऑर्डर बताया अपन ने, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो बेटा मैंने ये बोला जिस बेस की जनरली pH 7 से ज्यादा, और जितनी ज्यादा pH होगी उतनी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगी, उतनी कम एसिडिक कैरेक्टर होगी। मतलब pH, बेस की pH एसिडिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी pH जिस बेस की सबसे कम है उसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब बेटा यदि यहाँ पे अपन बात करें एसिडिक कैरेक्टर के लिए तो HX का सबसे ज्यादा, उससे कम HY, उससे कम HZ। अब एसिडिक कैरेक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ से इसको H में कन्वर्ट कर देते हैं, तो H के लिए अपने पास ये आ जाएगा। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा आपको। बेस की pH 7 से ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा pH उतनी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, उतनी कम एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, H, इसलिए हमने यहाँ पे H लिखा है। तो बेटा इसका आंसर होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन 18 का, HX सबसे ज्यादा, उससे कम HY और उससे कम HZ आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। क्वेश्चन 18 के बाद में बेटा क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है देखते चलिएगा।
pH ऑफ 0.05 m कैल्शियम एसीटेट सॉल्यूशन इज। हमको कैल्शियम एसीटेट सॉल्यूशन बोला है पहली बात। कौन सा सॉल्यूशन बोला है? कैल्शियम एसीटेट सॉल्यूशन बोला है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको बताइए 0.05 m। बेटा इसका पी के, इसमें जो एसिड है, वीक एसिड है CH3COOH, उसके लिए मुझे इसने पी के बता दिया है। पी के कितना बताया है इसका? 4.74 बताया है। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा इसके लिए क्या पूछना चाह रहा है, इसकी पीएच क्या होगी? बेटा कैल्शियम एसीटेट का मतलब अपन बात कर रहे हैं CH3COO का ट्वाइस Ca, ये ध्यान रखें। बेटा कैल्शियम एसीटेट क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसके लिए जो पीएच का फॉर्मूला होगा वो होगा 7 + ½ pKa + ½ log C। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, फॉर्मूला वगैरह सब आपको पता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे वीक एसिड 2 टाइम्स है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन जो अपन लेंगे वो 2 × 0.05 लोगे। ये इंपॉर्टेंट थी बेटा। कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी पड़ेगी आपको? 2 × 0.05 लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस है। इस चीज का ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी। अब बेटा आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और चेक करो क्या आता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे पीएच के लिए देखा 7 + ½ pKa 4.74 + ½ log C। बेटा इस 0.10 को मैं 10⁻⁻1 लिख दूं तो 10⁻⁻1 आ गया। क्यों आया? 2 टाइम्स किया है, ये याद रखें, ये गलती नहीं करें, क्योंकि इसके ऑप्शन भी बहुत क्लोज हैं। ये गलती करोगे तो बेटा आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब बेटा अपन ने यहाँ पे इसको देखा तो pH = 7 + 2.37। बेटा ये माइनस आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये -½ हो जाएगा, मतलब -0.5 हो जाएगा। log 10 1 होगा, log 10 तो 1 हो जाएगा। ये पावर आगे आ जाती है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है log m⁴ n = n log m। ये आपको पता है, ये तो आगे आ जाएगा। और बेटा दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, याद रखिएगा, log 10 जो होता है बेटा वो 1 होता है। तो बेटा यहां से pH की बात करें तो ये आ जाएगा 9.37 - 0.5। बेटा इसके लिए यदि अपन बात करेंगे तो अराउंड 8.87 के एग्जैक्ट आंसर आएगा। बेटा पीएच का आंसर आपको पता लग गया है, क्या आएगा? 8.87 आएगा। कैसे आएगा इसकी बात मैं आपसे कर चुका हूं। तो क्वेश्चन 19 को अपन देख चुके हैं। इसमें बेटा ऑप्शन 2 करेक्ट है, 8.87 ये इसके पीएच का फॉर्मूला होगा। बेटा कैसे आया? कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स करनी पड़ी है। क्यों करनी पड़ी है इसको मैं समझा चुका हूं। इस चीज का बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बात करें। क्वेश्चन 20 क्या बोलता है थोड़ा सा देखिएगा। आपको क्वेश्चन 20 बोल रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट, या अपन बोले इंडिपेंडेंट जो है कॉन्सेंट्रेशन से, उसकी बात कर रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार कैसे होगा। तो बेटा यहाँ पे अपन बात करें क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के सॉल्ट आपने पढ़े हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पढ़ा है, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा है, और एक वीक एसिड वीक बेस पढ़ा है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट जो होता है उसके लिए अपन बोलते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। उसका हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, KH = H²। तो ये अपना कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड काफी बार बेटा क्वेश्चन पूछ लेता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के किसी क्वेश्चन में यूज करवा लेता है। तो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के लिए याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। तो KH का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली सिंपल H² के इक्वल आएगा। अब आपके पास बेटा 4 सॉल्ट दे रखे हैं। कौन कौन से 4 सॉल्ट दे रखे हैं बेटा,
उनके लिए आपको देखना है और चेक करना है कि कौन इसमें स्ट्रॉन्ग है और कौन इसमें वीक है। तो बेटा अपन यहाँ पे बात करें, फर्स्ट है NH4CN। तो बेटा NH4CN में NH4OH है और HCN है, दोनों वीक है, तो बेटा ये करेक्ट होगा, फर्स्ट आएगा। सेकंड है NH4SCO3, बेटा ये भी दोनों वीक एसिड वीक बेस है, ये भी आएगा। फिर दे रखा है बेटा अपने को NH4HS, बेटा ये भी करेक्ट है। NH4OH और H2S है, ये दोनों वीक है, आएगा। बेटा फोर्थ दे रखा है CH3NH3Cl, बेटा Cl के कारण गलत हो गया, Cl से एसिड बनेगा HCl जो स्ट्रॉन्ग को बताता है, तो फोर्थ नहीं आएगा। तो बेटा इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों करेक्ट आएंगे, तीनों आपके कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हैं, तीनों के लिए अपन वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 20 में बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड ये क्या है आपके कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट है। फोर्थ इसलिए रॉन्ग हो गया, Cl दे रखा है, Cl से HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यहाँ पे हमको बात वीक की करनी है। तो क्वेश्चन 20 मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 क्या बोल रहा है एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 21 बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, मैथिल ऑरेंज इज रेड इन एल्कलाई मीडियम एंड येलो इन एसिडिक मीडियम। तो बेटा इसकी एक टेबल आपके पास मॉड्यूल में आपको दे रखी है, मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 2.24 पे इंडिकेटर, उनके कलर चेंज, उनके PKIN, उनकी pH चेंज कलर, ये सबकी टेबल दे रखी है। तो वहाँ से आप चेक करोगे तो आपको बेटा पता लग जाएगा कि जब अपन बेटा फिनोफ्थलीन की बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में कलरलेस और जबकि बेसिक मीडियम में पिंक होता है। तो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड है, फिनोफ्थलीन इज अ पिंक इन एल्कलाई मीडियम मतलब बेसिक मीडियम एंड कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। जबकि बेटा मैथिल ऑरेंज के लिए गलत इसलिए है क्योंकि मैथिल ऑरेंज ध्यान रखना एसिडिक में रेड होता है, बेसिक में ऑरेंज होता है, और यहाँ पे अपन को उल्टा दे रखा है इसलिए फर्स्ट रॉन्ग है। तो थर्ड बोथ 1 2 होगा नहीं। फोर्थ पिंक इन एसिडिक कलर ये गलत दे रखा है। तो बेटा अपना इसमें क्वेश्चन 21 में सेकंड ऑप्शन सही है। किस तरीके से सही है ये मैं बेटा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। क्या बोलता है एक बार देखिएगा, किस तरीके से क्वेश्चन करवा रहा है बेटा, इनकी ट्रिक्स आपको पहचाननी जरूरी है। क्वेश्चन 22 बोल रहा है इंडिकेटर कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिकेटर के जब मीडियम की बात करते हैं, फॉर्म्स की बात करते हैं, तो 2 फॉर्म आप मेनली पढ़ते हो। कौन कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हो एक बार मैं बता देता हूँ। एक तो ये फॉर्म होती है और एक इसी की दूसरी फॉर्म होती है, कौन सी वो देख लीजिए, ये फॉर्म होती है। तो बेटा इन दोनों फॉर्मों में अपन बात करें, इस फॉर्म को बोलते हैं बेटा बेंजीनॉइड फॉर्म और इस फॉर्म को बेटा अपन बोलते हैं क्विनॉइड फॉर्म। बेटा जनरली अपन जब बात करते हैं तो बेंजीनॉइड फॉर्म में बेटा कलर लाइट कलर रहता है, हल्का कलर रहता है, जबकि क्विनॉइड फॉर्म में डार्क कलर आता है, कलर की इंटेंसिटी ज्यादा आती है। इसे अनआयोनाइज्ड बोला जाता है, इसे आयोनाइज्ड बोला जाता है। ये आपने बेंजीनॉइड क्विनॉइड थ्योरी में मॉड्यूल में देखा होगा। फिर बोल रहा हूँ इंडिकेटर के लिए परेशान नहीं हो, अपने पास नीट के सिलेबस में इतने ज्यादा ये पूछे नहीं जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन फिर भी दे रखा है इसलिए बता देते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट बोलता है मैथिल ऑरेंज एग्जिस्ट इन फॉर्म ए इन एल्कलाई सॉल्यूशन एंड फॉर्म बी इन एसिड सॉल्यूशन। बेटा गलत बात है, मैथिल ऑरेंज के लिए आपको बता रखा है पीछे टेबल में कि लाइट कलर और डार्क कलर के बिहाव पे अपन इसकी बात करते हैं। तो बेटा फिनोफ्थलीन एग्जिस्ट इन फॉर्म ए इन एसिडिक मीडियम एंड बी इन एल्कलाई मीडियम। तो बेटा याद रखना मैंने क्या बोला, कलर आपको पता है एसिडिक बेसिक मीडियम में क्या है, तो दोनों कलर जो भी हो उनमें लाइट कलर तो होना चाहिए बेंजीनॉइड के लिए और डार्क कलर होना चाहिए क्विनॉइड के लिए। बेटा फोर्थ देखिए फिनोफ्थलीन एग्जिस्ट इन फॉर्म बी इन एसिड, फॉर्म बी में तो एसिड में है, ये फॉर्म बी दे रखी है आपको और ये फॉर्म ए दे रखी है आपको। तो फॉर्म बी में तो एसिड में बता रखा है और फॉर्म ए में आपको एल्कलाई सॉल्यूशन में बता रखा है। ये सही है क्योंकि बेटा फिनोफ्थलीन की अभी अपन ने बेटा बात की थी कलर की, तो फिनोफ्थलीन बेटा एसिड में कलरलेस है और जबकि बेस में पिंक कलर है। तो एसिड में कलरलेस है, एसिड में कलरलेस है और बेस में क्या बोला अपन ने, पिंक कलर है। तो बेटा उसी हिसाब से बात की है कि कलरलेस लाइट कलर और डार्क कलर के यहाँ पे बात कर रहे हैं।
बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता हूं। 23 क्या बोल रहा है थोड़ा सा समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल बी ए बफर सोल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो ये बोल रहा है इनमें से कौन सा मिक्सचर बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा जब इसे 500 ml वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो वाटर का तो इतना कुछ है नहीं कि डिसॉल्व क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन बफर की तरह काम करेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है बफर के लिए वीक पार्ट जो हो वो रिमेनिंग रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पार्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे चारों ऑप्शन की बात कर लेता हूँ जो आपको चारों ऑप्शन दिए हैं। एक एक ऑप्शन देखते चलें कि बफर की तरह कौन काम करेगा। फर्स्ट बोल रहा है 0.20 मोल ऑफ एनिलीन एंड 0.20 मोल ऑफ HCl। तो बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक इक्वल दे रखा है तो वीक वाला लास्ट में बचेगा ही नहीं तो बफर बनेगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। वॉल्यूम की टेंशन नहीं करें, आपको काफी बार बताया है बफर में सॉल्ट के साथ जो एसिड या बेस आए उनमें मोल इक्वल मतलब वॉल्यूम इक्वल ले लेते हैं बेस्ट बफर की कंडीशन के लिए। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है 0.20 मोल ऑफ एनिलीन एंड 0.4 मोल ऑफ NaOH। बेटा गलत है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH वो ज्यादा दे रहा है तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कम होना चाहिए। बफर की कंडीशन अपन ने पढ़ी है तो सेकंड ऑप्शन भी बेटा आपका रॉन्ग आएगा। डन बेटा। थर्ड ऑप्शन आपको बोलता है 0.2 मोल ऑफ एनिलीन एंड 0.1 मोल ऑफ HCl। बेटा ये सही है क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग है एनिलीन वीक है तो वीक वाला ज्यादा है स्ट्रॉन्ग वाला कम है तो बेटा ये आपका बफर की तरह काम करेगा। समझ में आ गई बात। फोर्थ बोल रहा है आपको 0.2 मोल ऑफ एनिलीन एंड 0.5 मोल ऑफ HCl। बेटा ये भी आपका रॉन्ग है क्योंकि एनिलीन वीक वाला पार्ट कम दे रखा है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 0.5 मोल ज़्यादा दे रखा है तो ये भी बेटा बफर को डिस्ट्रॉय कर देगा, हटा देगा। तो बेटा क्वेश्चन 23 में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है 0.2 मोल ऑफ एनिलीन एंड 0.1 मोल ऑफ HCl। ये मिलके आपका बफर बनाएगा और वो कैसा बफर होगा आपका बेसिक बफर बनेगा। कैसे बनेगा इसके लिए बेटा मैं आपसे बात कर चुका हूँ। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 24 ये थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है तो थोड़ा कम समझ आएगा अभी आपको। तो ये केमिकल काइनेटिक्स आपको 12th में केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। वहां से बेटा अपन को एक रिएक्शन दे रखी है S2O3-2 प्लस 2H3O प्लस चेंज इनटू S प्लस H2SO3 प्लस H2। रेट दे रखी है K S3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन S2O3-2 की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन इज फास्टर इन। बेटा यहाँ पे अपन रिएक्शन की बात करें तो बेटा मेरे को यहाँ पे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में H3O प्लस दिख रहा है मतलब एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम डालूं तो बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो रिएक्शन फास्ट होती चली जाएगी। सही बात है ना, कंप्लीशन की साइड जाएगी तो मतलब फास्ट होती चली जाएगी। तो इसका मतलब मुझे इसमें एसिड डालना है और जितना ज़्यादा एसिड डालोगे उतनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सही बात है क्या बेटा। तो बेटा इसमें फर्स्ट है 0.1 MHCl, सेकंड है 0.1 MCH3COOH, थर्ड है 0.1 MNH4OH, फोर्थ है 0.1 MH2SO4। तो बेटा यदि चारों ऑप्शन में देखोगे तो 1, 2, 3 के कंपैरेटिवली 4 में पहली बात तो चारों में कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखी है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो बेटा फोर्थ में आपको पता लग रहा है H2SO4 है, ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे 2 H प्लस है तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने ज्यादा H प्लस देगा, उतनी ज्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, उतनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उतनी ज्यादा रिएक्शन की रेट की स्पीड बढ़ेगी, फास्ट होगी। तो क्वेश्चन 24 का आपका फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। चलो बेटा आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूं। 25 भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा कैसे हो रहा है। बेटा आपको बोला है SCOOH और CH3COOH, SCOOH और CH3COOH इनकी बात की है। यहाँ पे बेटा इक्वल pH बोली है दोनों की। K1/K2 का रेशियो चेक करें, वो 4 दिया है बेटा। इनके लिए K1/K2 का रेशियो 4 दिया है। इसको बेटा 1 मान लो, इसको 2 मान लो। बेटा इनके लिए क्या बोला है, इक्वल pH एट सेम टेम्परेचर पर K1 K2 का दे दिया है
तो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो पूछा है। बेटा इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन H+ मान लेता हूं, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन H+2 मान लेता हूं। बेटा हमको बोला है दोनों के लिए pH इक्वल है, यही बात की है बेटा, दोनों के लिए क्या बात की है आपसे, pH इक्वल है। तो बेटा पहली बात तो दोनों ही वीक एसिड है, और वीक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ लगाऊं तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं K = C∝² होता है। दोनों के केस में बात करूं तो K1/Ka2 = C1α1² C2α2²। डन बेटा। दोनों के लिए H+ pH सेम है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनुसार H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन C∝ होती है। तो इसको ब्रेक करूं C1α1 α1 α1² को मैं α1 लिख सकता हूँ, C2α2 α2। बेटा ये देखो H+ कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, तो H+1 और H+2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो ये चला गया। तो यहाँ से आपके पास K1/K2 आ गया α1/α2। बोलो सही बात है क्या बेटा, सही बात है। बेटा अल्फा का यहाँ से रिलेशन लिखूं तो हमको पता लग गया अल्फा क्या आता है, K/C रूट में। तो यहाँ पे मैंने लिखा रूट में बात की तो K1/C1 K2/C2। डन बेटा। तो यहाँ से सॉल्व करा मैंने इसको, K1 K2 इन सब का रिलेशन दिया है, तो यहाँ से जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट K1/K2 से चला जाएगा। तो बेटा इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो K1/K2 क्या आएगा, C2/C1 की टर्म्स में आएगा। बोलो बेटा सही बात है क्या, जो K1 K2 अपने पास आएगा वो किसकी टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ से K1 K2 जो आएगा वो C2/C1 के टर्म्स में आ जाएगा बेटा। क्योंकि बेटा दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करोगे तो ये तो C2/C1 मिल जाएगा, इस एक से ये एक चला जाएगा तो K1/K2 आएगा। K1/K2 हमको दे रखा है बेटा कितना, 4 दे रखा है। तो मैंने क्या बोला, C2/C1 = 4 है, तो यहाँ से C1/C2 कितना आएगा, 1/4। 1/4 का मतलब बेटा मैं क्या कह सकता हूँ समझना, 1/4 का मतलब मैं C1/C2 कितना कह सकता हूँ, 0.25 कह सकता हूँ। सही बात है क्या। तो क्वेश्चन 25 में आपको दो वीक एसिड दे रखे थे HCOH और CH3COH, उनके लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन C1/C2 का जो रेशो आएगा आपके पास वो 0.25 आना चाहिए। तो क्वेश्चन 25 का बेटा आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गई बात, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, 4th ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा ये अपन ने स्टेज 2 के क्वेश्चंस की बात की है जो अभी अपन ने देखे। तो बेटा इस तरीके से अपने स्टेज 2 के क्वेश्चन 25 तक हो गए हैं। टोटल क्वेश्चन 50 हैं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी। इन क्वेश्चंस को एक बार बेटा आप दोबारा करके देखो, इनमें कोई दिक्कत है तो अपन दोबारा बात करेंगे। बेटा दूसरी बात, इंडिकेटर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा परेशान नहीं हो, वो मैंने आपको पहले भी बोला है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये अपने पास नीट के सिलेबस में इतना नहीं पूछता है। समझ में आ गई बात। कैलकुलेशंस वगैरह का अच्छे से ध्यान रखें, ढंग से क्वेश्चन करें, फिर भी कोई बात होती है तो अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।